अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि अमरीकी CIA चीफ ने खुफिया दौरे पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI से मुलाकात की है। अखबार का दावा है कि अमरीका अफगानिस्तान से जाने को तो तैयार है, लेकिन अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए उसे अफगान सरहद के करीब किसी अड्डे की तलाश है जहां से ड्रोन्स के जरिए इंटेलिजेंस इत्तलात पर कार्रवाई की जा सके, जिसके लिए उसने पाकिस्तान से भी राब्ता किया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी और अमरीकी ओहदेदारों के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान की जानिब से अड्डे फराहम करने की एवज सख्त शराइत आयद की गई हैं, जिनमें से अहम तरीन यह है कि अफगानिस्तान में किसी भी टारगेट पर हमले से पहले CIA और अमरीकी फ़ौज पहले से पाकिस्तानी हुक्काम से बाकायदा इजाज़त लेगी। अखबार ने लिखा है कि कुछ अमरीकी ओहदेदारान को लगता है कि पाकिस्तान अमरीका को एक अड्डे तक रसाई देने के लिए तैयार हो सकता है, बशर्ते कि इस अड्डे के इस्तेमाल पर उसका कंट्रोल रहे। पाकिस्तानी हुक्काम पहले ही अमरीका को किसी भी किस्म का अड्डा देने की खबरों की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने इंकशाफ किया है कि उन्हें आलमी मीडिया से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान ने अमरीका को फौजी हवाई अड्डे दे दिए हैं। मरियम नवाज ने पार्लियामेंट को इस मामले पर एतमाद में लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है, आपने किसी के आगे सरेंडर किया है, कमजोरी दिखाकर आए हैं, तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया है। इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस की तरफ से जो भी खबरें सामने आई हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया, जिसका मतलब ये है ये बात शायद सच है। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत पाकिस्तान ने अड्डों के हवाले से कोई तरदीद भी नहीं की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो नाज़रीन इस तरह की अफवाहों की तरदीद एक हफ्ता पहले ही कर चुके हैं पार्लियामेंट में, और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आने के बाद फवाद चौधरी ने फिर से इस बात की तरदीद की है। आप भी सुनिए, शायद मरियम नवाज साहिबा भी सुन लें। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डों का सवाल ही पैदा नहीं होता। मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ड्रोन सर्विलेंस तक की जो सहूलत है वो भी ख़त्म की जा चुकी है। किसी बैरून मुल्क ये अड्डे देने का ना तो कोई बातचीत चल रही है। इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो भी खबरें सामने आई हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया, जिसका मतलब ये है ये बात शायद सच है। जो भी आपने डील की है, तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बनेगा। कोई एयर बेस नहीं दिया जा रहा। इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमेरिकन किसी को किसी कीमत पर कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। ये ब्लेंडर हुकूमत ने किया या फिर मरियम नवाज साहिबा आपसे हो गया? बहरहाल अमजद शुएब साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम नवाज साहिबा इंकशाफ कर रही हैं कि आलमी मीडिया से उन्हें पता चला है कि पाकिस्तान अमरीका को अड्डे दे चुका है, जबकि सर पाकिस्तान खुलकर कह चुका है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्या जर्रा बराबर भी मुमकिन है पाकिस्तान राजी हो जाए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितना पुरजोर तरीके से इस चीज को डिनाई किया गया है, या शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ अड्डे दिए जाएं। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल मीडिया पढ़ा है या उसको सुना है मरियम ने। काश पाकिस्तानी मीडिया की भी बातचीत सुन लेती तो पता लग जाता कि यहाँ पे क्या बात हो रही। तो मेरा ख्याल है कि इतना वाज़े पैगाम देने के बाद अगर कोई सोचे कि यहाँ अड्डे दिए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादती होगी, क्योंकि हुकूमत ने तो वाशगाफ अल्फाज में बहुत वाज़े तौर पे इस चीज को इसका इनकार किया है। और अब जो र्यूमर्स वगैरह यहाँ पे हैं वो सियासी मामलात हैं कि लोग यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में इक्का दुक्का इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ये पाकिस्तान देगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही अपने अवाम में भी बड़ी मुखालफत है और फिर तालिबान के साथ एक ताल्लुक बिगड़ने के चांसेस हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई रियलिटी इसमें है। पाकिस्तान अड्डे कहता है हम नहीं देंगे, तो बिल्कुल नहीं देंगे। सर एक और बात ये भी है कि CIA चीफ की मुलाकात के हवाले से दफ्तर खारजा की जानिब से न तरदीद की गई न तस्दीक की गई, या फिर अगर मुलाकात में कोई बात हुई वो भी सामने नहीं आई। सर इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो इंटेलिजेंस चीफ्स होते हैं इनके दौरे उमूमन अनाउंस नहीं किए जाते और ना ही इनके बारे में कोई बयान दिए जाते हैं।
ये र्यूमर्स या खबरें तो इस तरह कहीं निकल आती हैं। हमारे इंटेलिजेंस चीफ भी ISI के चीफ हैं, ये मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करते हैं, जाते हैं। हुकूमत उनको जब टास्क देती है कि आप फलां जगह जाएं, फलां मुल्क में विजिट करके आएं, फलां को मिलें, और बाद औक़ात मशावरत करनी होती है दूसरे ISI चीफ से या दूसरे इंटेलिजेंस चीफ से दूसरे मुल्क में, तो हमें तो कभी पता नहीं चलता। कभी कोई वैसे र्यूमर खबर कोई उड़ा दे इस तरह की, उससे पता लग जाए कि जी फलां जगह उनका फलां का जहाज खड़ा देखा फलां एयरपोर्ट पे, वरना ये चीजें अनाउंस होती ही नहीं। इंटेलिजेंस का अपना एक असूल है कि वो खुफिया रहते हैं दौरे इनके, किसी भी लेवल पे किसी भी सतह पे उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो सर ये जो मामला है ये वैसे ये खारजा पॉलिसी का मामला है और किसी भी खुफिया एजेंसी का सरबरा आता है। अगर यहाँ से सर जनरल फैज चले जाएं तो यहाँ पर तो तूफान आ जाएगा। वो अगर यहाँ किसी को पता लगे तो फिर तूफान आएगा, वरना तो वो जनरल फैज आते जाते रहते हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करते हैं और वो कभी अनाउंस नहीं किए जाते, ना यहाँ पता होता है। और बहुत भी कभी खबर मिले तो ये पता लग जाएगा कि जी वो पाकिस्तान में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं, किस मुल्क में गए, ये अमूमन हमें नहीं पता होता। तो ये तो मेरा ख्याल है तरीकाकार ऐसा ही है इंटेलिजेंस का कि अनाउंस नहीं करते, किसी को इत्तला नहीं देते। सही। अच्छा सर, अमेरिका को हवाई अड्डे देने से मुतालिक जो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दावा किया गया ना सर कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने बड़ी सख्त शराइत रखी हैं, तो क्या सर ये इसलिए है कि अमेरिका पीछे हट जाए या फिर इसके कुछ और मकासद हैं? देखें, पीछे हटे या ना हटे, हमारा जो मसला है वो बड़ा सीधा सा है। हम इंटरेस्टेड हैं कि अगर अमेरिका हमारा अड्डा लेता है और यहां से वो तालिबान, वो दहशतगर्द जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करते हैं, उनको तो कुछ ना कहे और जाके वहां किसी और के खिलाफ करे जो कल को हम भुगतते रहे। अमेरिका आज वहां से अपना सामान उठा के अफगानिस्तान से निकल गया, कल इन फौजी अड्डों से भी निकल जाएगा, जो अगर हम उसको दें तो यहाँ जो पीछे मसाइल छोड़ जाएगा वो हम भुगतते रहेंगे। तो पाकिस्तान, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी थी कि अब हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा था कि पाकिस्तान अमन प्रोसेस में तो हिस्सा बन सकता है, लेकिन अब किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये वही पॉलिसी है कि अमेरिका अगर अपने मामला चलाना चाहता है तो पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, लिहाजा हम वो टारगेट देंगे जो हमें तंग करता है। हम कहेंगे जी आप उस टारगेट पे जाके हमला करना तो कर लें, TTP के ऊपर कर लें। तो ये वो इशू है जो कि असल चीज जो समझने की है वो ये है कि अमेरिका अपने मुफादात देख रहा है, लेकिन अमेरिका के मुफादात के लिए हम अपने मुफादात कुर्बान नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखना है और उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट का दिफा करते हुए अगर कोई अमेरिका की मदद किसी चीज में हो सकती है तो वो कर दी जाएगी। ऑब्वियसली सर, इमरान खान साहब मौजूदा आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ की तमाम ये बात बड़ी क्लियर कर चुके हैं कि अब हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर, CIA चीफ की चाहत थी कि वो इमरान खान से मुलाकात भी करें, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट से ही मुलाकात करेंगे, यानी अमरीकी सदर से। सर, ये दुरुस्त बात है? मैं ये नहीं कह सकता कि ये दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अगर ये है पॉलिसी तो पॉलिसी दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि अपने पोजीशन का और अपने ओहदे का वकार रखना कोई बुरी बात नहीं है। ये इमरान खान एक इंडिविजुअल है, उनका मसला नहीं है, मसला पाकिस्तान का, एक सॉवरेन कंट्री है। और अगर आप बहुत लो लेवल तक चले जाते हैं, मिलते हैं किसी को, तो लाजमन वो जो मुल्क है उसकी बेतौकीरी होती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि मुल्क की इज्जत रहे, और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ओहदेदार मुल्क की इज्जत कराना चाहे तो हम उसकी तरजीह उसको देंगे और उसको लाजमन सराहेंगे कि ये एक अच्छा काम किया है। तो ये बातें भी खुल जाएंगी। अगर इमरान खान ने ये किया है तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसको इस पे सलाम पेश करते हैं। सही। अच्छा सर, ये भी सिलसिले में यही हवाई अड्डे वाले मसले पर सर वस्त एशियाई ममालिक से भी अमेरिका की सिफारती कोशिशें जारी हैं। कौन से ममालिक हैं या हो सकते हैं सर जो पाकिस्तान के अलावा अमरीकी अड्डों के लिए अमरीका के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और ममालिक क्यों अमरीका को ये एक्सेस देंगे सर? सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। ये एक बड़ा अहम मसला क्योंकि बन चुका है और अजीब व गरीब किस्म के रूमर्स भी हैं, अजीब व गरीब किस्म की स्टोरीज भी हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई है कि इमरान खान के होते हुए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब आज जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से स्टोरी जो सामने आई है उसमें बड़ा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अमरीका से बड़ी सख्त शराइत
रखी हैं अगर इस मामले में कोई आगे पेशरफ्त होनी भी है इस हवाले से। तो हम इसी पर ही बात करें कि क्या अब ये सिलसिला हो चुका है कि पाकिस्तान ने इतनी सख्त शराइत इसीलिए ही रखी हैं कि अमेरिका खुद ब खुद ही इन शराइत को देखते हुए पीछे हट जाए। फिर कुछ इस किस्म की बातें भी हो रही हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि दीगर जो वस्त एशियाई ममालिक हैं वहाँ से भी अमेरिका की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ पर उनको अड्डे दिए जाएँ, उनके साथ इस बारे में डील किया जाए। लेकिन अब वो कौन सी कंट्रीज़ हो सकते हैं और क्या वो भी अपने मफादात देखते हुए अमेरिका के साथ कोई डील करेंगे? क्योंकि यहाँ से तो बात बड़ी क्लियर है कि अब पाकिस्तान मजीद किसी के लिए भी किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। बड़ी क्लियर पॉलिसी के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ा है। अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में साथ थे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ी हूँ नाज़रीन। कनाडा में इस्लाम से नफरत की वजह से कत्ल किए गए पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली अभी सुपुर्द खाक भी नहीं हुए कि बरतानिया में भी एक और वाक़या सामने आ गया है। बर्मिंघम के एक पार्क में 2 लड़कों ने पाकिस्तानी ओरिजिन मुस्लिम फैमिली को गालियां दी हैं, जान से मारने की धमकियां दी हैं। फैमिली की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। बरतानिया में इस्लामोफोबिया की अफरियत किस हद तक बेकाबू हो चुकी है, इस पर बात करूंगी नाज़रीन। लेकिन ज़रा जिक्र कनाडा का भी, जहां मुसलमान ख़ानदान के कत्ल पर सोग है, कौमी परचम सरनेगू है। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जामा मस्जिद में तकरीब हुई तो खुद जस्टिन ट्रूडो भी वहाँ गए। उन्होंने एतराफ़ किया कि ये हादसा नहीं है, ये खुली दहशत गर्दी है। इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है। कहा कि आप अस्पताल में एक बच्चे को ऐसे पुरतशद्दुद वाक़े की वजाहत कैसे पेश करेंगे? आप कैसे उन ख़ानदानों से नज़रें मिलाकर कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत नहीं है? जस्टिन ट्रूडो एक अहम तरीन ऐलान उन्होंने किया है कि वो इन इस्लामोफोबिया में मुलव्वस इंतहा पसंदों को दहशत गर्दों की लिस्ट में डालेंगे। बरतानिया से आफ्ताब सिद्दीकी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका। सबसे पहले तो इस फैमिली के हवाले से जिनके साथ आज वाक़या पेश आया है बर्मिंघम में, जिस फैमिली को गालियां दी गई हैं, आपके पास क्या खबर है उनके हवाले से? उस फैमिली को सेफ्टी दी गई, सिक्योरिटी दी गई। सर, इसी जगह चंद दिन पहले एक बच्चे को भी तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था और फिर पूरे मगरिब में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, लेकिन बरतानिया और कनाडा में सबसे ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। आज जस्टिन ट्रूडो ने भी इस बात का जिक्र किया आफ्ताब साहब। आई थिंक ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है किरण। बहुत अफसोस है, हमारी हमदर्दियाँ कैनेडियन फैमिली के साथ भी हैं और हमारी बरतानवी मुस्लिम फैमिली के साथ भी हैं कि इनके साथ जो हुआ ये सख्त ज़्यादती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मकरू चेहरा जो है वेस्ट का इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो एंटी इस्लामिक या इस्लामोफोबिया जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इसके ऊपर बहुत आई थिंक खुल के बात किया, ये एक समझ लें कि ये एक तरह का टेररिज्म जो है वो माशरे में बढ़ता जा रहा है और उसका टारगेट जो है वो मुस्लिम्स अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हम आप का जो सवाल था बर्मिंघम के हवाले से, उसकी डेफिनेटली इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। हमारे यहाँ पे बरतानिया के अंदर काफ़ी सख्त कानून हैं जिसके तहत बेसिकली आप जो है ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट और पनिश कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है किरण के जो लोग उस ट्रॉमा से गुजर गए कि जब उनके साथ इस तरह का कोई मामला हो गया तो वो चीज़ आप वापस नहीं ला सकते। और उनके ख़ानदान और उनके दोस्तों में हमेशा एक तरह का ये, जैसे जस्टिन कह रहे थे आपके क्लिप में, कि वो हमेशा अपने अबव देयर शोल्डर वो देखते रहेंगे कि कोई आदमी उनके पीछे से आ तो नहीं रहा या उन पर हमला तो नहीं कर रहा। वो जो खौफ है ना, वो एक इंसान और इंसान से ख़ानदान और ख़ानदान से पूरी कम्युनिटी के अंदर सरायत कर जाता है। So I think that's not good for the Western kind of communities and the Western social structure, because देखिए हमारा, चाहे हम मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, हमारा स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि स्टेट के जो रेगुलेशंस रूल्स हैं वो हम फॉलो करते हैं और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हमें उसके रिटर्न के अंदर कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और ये इस वक्त एक बहुत आई थिंक सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है कनाडा को लेके, खास तौर के ऊपर। और ये 2015 के बाद आफ्ताब साहब, ये 2015 के बाद से सर बरतानिया में मुस्लिम मुखालिफ रवैयों के हवाले से सर बहुत ज्यादा शिकायत सामने आ रही हैं। लेकिन क्या वजह है कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत पर वैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिलता नहीं है जैसे दीगर मामलात पर नजर आता है? मुसलमानों पर हमले के जितने वाकयात रिपोर्ट होते हैं उनमें से कितने फीसद हैं जो मुल्ज़िमान जिनको सजाएं हुई हैं? आई थिंक ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है किरण। इस वक्त आई थिंक यहाँ पे एक चैरिटी एग्जिस्ट करती है टेल मामा के नाम से। उनके फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं जिसके मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद जो है जो कि ये इस तरह की क्राइम्स जो करती है, दे आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली जो लार्जर कम्युनिटी है, वाइट कम्युनिटी जिसे कहते हैं, उसके मेंबरान ही करते हैं।
अच्छा, उसमें कई दफ़ा ये देखने को आया है कि जब वो कंप्लेंट्स का प्रोसेस आगे चलता है तो कई दफ़ा हमारे यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो उस कंप्लेंट को फॉलो नहीं करना चाहते। ये एक हमारा एक आप समझ लें कि एक वो एक 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 रुझान है कि हम जो साउथ एशियन कॉन्सेप्ट समझे, ये क्या समझे कि हमारा जो है जो 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 इंस्टीट्यूशंस हैं और जो कानून की कुव्वत है उसमें हमारा जनरली इतना जो है एतबार नहीं होता, तो हम अपनी कंप्लेन करके उसको हम इतनी फोर्सफुली फॉलो नहीं करते और कई दफ़ा ये केसेस जो है ना अपने मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंच पाते। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो हमारे में प्रोविजंस हैं इन माशरों में रहते हुए, वेस्टर्न माशरे में रहते हुए, बहुत कनाडा एंड यूके की यहाँ पे हम मिसाल लेके चलें जैसे आपके प्रोग्राम का फोकस है, तो उसके अंदर लॉ के अंदर भी प्रोविजन मौजूद है और हमें थोड़ा सा जो है ना खुद इन कंप्लेंट्स को लेके इंस्टीट्यूशनली आगे लेके जाना चाहिए और अपनी कंप्लेंट को भरपूर तरीके से फॉलो सर आप ये ऐसे ममालिक के लिए बात करें जहां पर लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा या मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, वहां पर भी कोई सुनवाई और कुछ नहीं है। सर एक तरफ इस्लाम से नफरत है, इस वजह से तासुब का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वाकयात में जो एक और बड़ी अहम बात सामने आती है वो ये पाकिस्तानी फैमिलीज ही निशाना बन रही होती हैं ज्यादातर। इसकी कोई खास वजह है आफ्ताब साहब? आई थिंक इसकी कोई खास वजह नहीं समझ सकते, मेरा नहीं ख्याल कि खास पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाता है, लेकिन सम ऑफ द अदर देखें अब अफजल फैमिली, अल्लाह ताला जो लवाकिन को हिम्मत दे उस बच्चे को और उनके जो 4 लोग जो बेचारे शहीद हो गए, मैं तो कहता हूँ इस हमले के अंदर, उनको अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। उन 4 लोगों को बेसिकली 14 साल से वो वहाँ रह रहे थे। तो आई थिंक ये एक ट्विस्टेड इंडिविजुअल्स जो देखें हर माशरे का हिस्सा होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये ट्विस्टेड इंडिविजुअल जब कोई चीज डिसाइड कर लेता है तो आई थिंक उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हमें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को भरपूर तरीके से अपने प्रोटेक्शन सर बरतानिया की आपको वो वीडियो याद होगी सर, वो एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो थी। आबिद मुस्तफा साहब थे, नस्ल परस्ती का शिकार हुए थे सर, क्या उनके साथ किया गया था? एक बार फिर जरा उस सारे वाकये को याद करते हैं, न सिर्फ याद करते हैं बल्कि पूछते हैं कि इस 1 साल के अंदर अंदर फिर कुछ हुआ भी या नहीं हुआ और आज तक वो स्ट्रोमा में है। आबिद मुस्तफा साहब खुशामदीद कहूंगी आपको प्रोग्राम में। 1 साल हो गया है आपके साथ ये वाकया हुआ था, जिस तरह से आपके साथ जबान इस्तेमाल की गई थी, गिरफ्तार भी किया गया था, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर अभी 1 साल बाद भी कुछ सजा वगैरह हुई है उस शख्स को? जी किरण, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा समा न्यूज़ का और किरण स्पेशली आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए थोड़ा वक्त निकाला और स्पेशली जिन तकलीफ से हमें यहाँ गुजरना पड़ता है, जिस तरह के रवैये यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं हमारी फैमिलीज़ के लिए, तो वो काफ़ी तकलीफ परेशान कौन है और आप लोग इसको उजागर कर रहे हैं, आपका शुक्रिया इस चीज़ का। जी जो मेरा जो केस था पर्सनली इसको मैंने माफ़ कर दिया था, उसको मैंने कहा था कि ठीक है, मेरा चूँकि ये खाली एक मेरी ज़ात का मसला नहीं है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है तो मुझे आपसे किसी पैसे की या किसी उसकी कोई तकाजा नहीं है तो उसको मैंने माफ़ कर दिया था। तो लेकिन उसके बाद जो है बहुत से और ऐसे केसेस हैं जो देखने में आए हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जिसमें जो यकीन करें कि हम लोग को हमारी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी परेशान कौन और तकलीफ देता जा रहा है कि हम लोग उनको सेफ़ और सिक्योर फील नहीं करते। हमारे बच्चे हमारे अपने कौमी मलबूसात में, जिस तरह वो कैनेडियन वज़ीर ने कहा है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हम लोग बच्चे या हमारी फैमिली वो अपने लिबास को पहन के जा नहीं सकते क्योंकि उससे हम नुमाया हो जाएंगे हम कहाँ से हैं, किस तरह हैं, ठीक है। तो वो नस्ली तसब का निशाना बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं। सर जो लोग ये करते हैं और आप कह रहे हैं कि आपके बाद वाकयात में मजीद वाकयात में इजाफा हुआ है, तो जो ये लोग कर रहे होते हैं वो तो करते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया कैसा होता है? जी किरण, इज्तिमाई तौर पे जो पुलिस है उसके लिए जैसे कि आम ममालिक में भी जो है वो उनके पास और जिम्मेदारी भी बेशुमार हैं, तो वो इक्का दुक्का जो केसेस होते हैं उनको उस तरह से जो है वो उन पर प्रेशर नहीं होती है कि जिस तरह कोई एक आध केस मीडिया पे हाईलाइट हो जाए तो फिर वो चूँकि ऑब्वियसली मीडिया पे आ जाता है तो उनकी मजबूरी बन जाती है और उनको आगे परसू करना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मली जो है वो हमारे अपने जो मैं टैक्सी ड्राइवर इस वक्त यहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ, तो हमारे पेशे से वाबस्ता लोगों के साथ हर रोज़, मैंने उस वक्त भी मेंशन किया था, अरबी भी है कि हर रोज़ के रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे केसेस होते हैं, लेकिन पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके उनको पूछ सकें दोबारा कि भाई आपसे यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाज़ का ऐसा हुआ है कि हमारे ड्राइवर्स 2-3 घंटे पुलिस के लिए वेट करते रहे, इंतजार करते हैं कि पुलिस आएगी, और हमें 2 घंटे के बाद पता लगा कि नहीं सॉरी पुलिस कहीं और बिजी है, आप लोग घर चले जाएं
बाद में हम आपको कॉल कर लेंगे, ऐसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद मुस्तफ़ा साहब, बड़ी हलनाक बातें हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो ये वो माशरे हैं जिनको हम बड़ा महज़िब माशरा कहते हैं, इंसानियत के चैम्पियन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ किस हाल में रहती हैं उस पर हम बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ पंजाब की तमाम नर्सेस का डाटा लीक हो गया है। फ़ोन नंबर्स हाथ लगे तो नामालूम अफराद ने कॉल्स करके तंग करना शुरू कर दिया है। महकमा हेल्थ केयर पंजाब के मरासले के मुताबिक बाज़ कॉलर नर्सेस को ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहे हैं, बाज़ उन्हें मसाइल हल करने का झांसा देकर ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है कि ऐसी नामालूम कॉल्स पर कोई पैसे ना दिए जाएं। लेकिन क्या सिर्फ ये अलर्ट ही काफ़ी है नाज़रीन? क्या इस पर कोई एक्शन भी लिया गया है? डाटा लीक कैसे हो गया, किसने किया, किसने करवाया, ऐसे कितने केसेस सामने आए और क्या कुछ लोग ट्रेस भी हुए हैं? तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुसरत साहिबा। नर्सेस का डाटा कंप्यूटराइज था, लीक कैसे हुआ, कौन लोग मुलव्विस हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो गई? मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये जो डाटा लीक हुआ है उसके ऊपर तो बहरहाल ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र वाली बात है, इसमें जो 18 जो इंचार्ज नर्सेज हैं उनका ये जब पता चला है कि उनका तो अपॉइंटमेंट भी फ़ेक और उनकी फ़ेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपॉइंटमेंट हुई, तो महकमा सेहत ने तो किसी किस्म की भी लेतोलाल से काम नहीं लिया, एक्सक्यूज़ से काम नहीं लिया। इनको शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं और फिर उसके अलावा जितने भी इस तरह की तकर्रियों से फ़ायदा उठाने वाले अहलकार हैं उसकी ये भी सिफारिश की गई है महकमा की तरफ से कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये 18 हेड नर्सेस के बारे में कैसे पता चला? इनके बारे में जरा इसकी डिटेल बताइएगा। जी मैं पहले अर्ज़ कर लूँ। अच्छा, एक तो ये कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि ये कैसे पता चला, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सबसे अहम बात यह है कि ये तो उसकी वजह यह है कि महकमे के अंदर से ही लोगों को पता होता है कि किन की तकर्री, और ये हमारे से आने से पहले की इनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये मैं अर्ज़ करूँ। लेकिन हमने ये ज़रूर किया है कि पिछली एक दहाई में PPSC के तहत जितनी भी तकर्रियाँ हुई हैं उनका ऑडिट हम करने जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि महकमे के अंदर से शिकायत मसूल होती हैं, ये चीज़ें लीक की जाती हैं और उसके ऊपर असल चीज़ ये देखी जानी चाहिए कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर रिएक्शन क्या था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया। तो मैं आपको हमारे जो एक्शंस हैं उनसे आगाह कर रही हूँ कि हम इस तरह की जितनी भी लोग हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करेंगे, और जो महकमा सेहत ने जो इनका इंतहाई निगहदाश्त का जो महकमा है उन्होंने इंसदादे बदउनवानी एस्टैब्लिशमेंट को एक रेफरेंस भेजा है, इनके खिलाफ FIR भी होगी और इनको जितने भी कानून के अंदर जितने भी कंसिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ेंगे। यानी ये डाटा लीक होना आपके लिए तो फायदेमंद साबित हो गया। ये 18 हेड नर्सेस जो थी ये कब से काम कर रही थी, कहाँ काम कर रही थी, अपॉइंट कहाँ थी? ये इनकी अपॉइंटमेंट 4 साल पहले हुई है, हमारे दौर से पहले। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक बात है किरण, देखें फ़ायदामंद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये है तो बड़ी तशवीश की बात। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका मतलब ये है कि महकमा जो हेल्थ केयर है उसके अंदर और लोग भी इस तरह के हो सकते हैं, तो उसका एक ही वाहिद हल है, हम आवाम की जिंदगियों को इस तरह से खतरे में नहीं डाल सकते। हमने उसका ये महकमा सेहत ने जरूर किया कि इनका ऑडिट किया जाएगा, और जिसमें एक अच्छी बात है कि जो फजूल की ब्लैकमेलिंग अगर किसी को देखे ना कि ये जिस तरह से कुछ जो बिल्कुल ठीक भी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, तो उस चीज को मैं ये आगाह करूं कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में ना आए, और अगर खुदा ना खास्ता आप कल्प्रिट हैं तो फिर आप पैसे दें भी तो आपकी बचत नहीं होने वाली, तो मजीद पैसा जाया मत करें। ये जो 18 खतरात थे ये कहाँ थे? भी होगी जी। ये जो 18 हेड नर्सेस थी ये कहाँ पर अपॉइंट थी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे मैडम।
ये मुख्तलिफ देखें, अभी मैं इस तरह से इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकती क्योंकि इनका रेफरेंस गया हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई होने दें। ये सारी चीजें हम आवाम को इससे आगाह करेंगे और किसी किस्म की, जो मैं अर्ज करूं, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, सीएम साहब का जो विजन है, उसके मुताबिक किसी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी, बिकॉज ये इंसानी जिंदगियों का मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और वैसे भी फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सरकारी नौकरी हासिल करना जो इसके ऊपर जुर्म लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन इन्होंने जिसकी अपॉइंटमेंट जितने दौर पहले हुई है उसको वो सारी मराद भी वापस करना पड़ेंगी और जो भी आपके कानून के अंदर उसकी सजा है वो तो मिलेगी। लेकिन हम इन 18 वो हैं जिनका पता चल गया। लेकिन अच्छा मुशर्रफ साहिबा, आपने कहा कि अगर आप इनोसेंट हैं तो भी ब्लैकमेलिंग में आने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कल्प्रेट हैं तब भी पैसे देकर कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तो ये पता चला है क्या कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इन मामलात को पैसे वैसे दिए हैं क्या? नहीं, मैं आपके अभी प्रोग्राम में आपने जैसे बताया ना कि उनके नंबर्स भी चले गए हैं तो लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपसे ये सुना है। उसमें ये मैं बताना इसलिए चाहती हूँ कि कुछ लोगों को अगर कोई फ्रॉडिये या इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं तो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में ना आए। जिनके वाकई फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो सरकारी कार्रवाई को भुगतना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को उसको फेस करने के लिए तैयार कर लें। पैसे देंगे भी तो मजीद पैसे जाया होंगे। जहां तक रहेगी जो इनोसेंट है वो तो किसी किस्म की, आज आपके पास प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, लाइव कॉल्स वो लेते हैं, खिदमत आपकी दहलीज के क्या डैशबोर्ड भी आपके पास मौजूद है, ये फैसिलिटी भी है। और फिर मीडिया सबसे बड़ी पावर। अच्छा मैडम, जितना डाटा लीक हुआ है भी इस तरह की कोई और अपने महकमे को भी आप लोग आगाह कर सकती हैं। सही मैडम, जितना डाटा लीक हो गया है जो आप नहीं बताना चाह रही वो रहने दें, लेकिन ये तो बता सकती है ना कि ये कहाँ तैनात थी, किन डिविजन्स में तैनात थी, लाहौर में थी, मुल्तान में थी, कहाँ थी? देखें, मैं तो आपको जो कार्रवाई हुई है आगे मजीद हम क्या जो करने जा रहे हैं मैं तो किसी किस्म की चीज़ नहीं बता रही। लेकिन कबल अज वक्त देखें एक रेफरेंस भेजा है, शो काज नोटिस जारी हुए हैं, वो अपनी सफाई देंगी। आज किसी की आइडेंटिटी शो करें, कल को अगर उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक हों, इस चीज़ की अभी कबल अज वक्त है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि कुछ लोगों के एक्चुअली उनकी तकर्री ठीक नहीं हुई, लेकिन अभी पिन पॉइंट करना कबल अज वक्त है। जो लोग मैंने अर्ज किया कि महकमा तो ये 18 के अलावा हम ये करने जा रहे हैं कि पिछली 1 दहाई 10 सालों में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका ऑडिट होने जा रहा है। तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या तसल्ली दूं कि अभी देखिए ये बड़ा मेरा ख्याल है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट होता है कि आप किसी की अगर अभी इंक्वायरी इनिशियल स्टेज के ऊपर है तो हम उनको कल्परेट या हम उनके ऊपर टैग नहीं कर सकते। ठीक है मैडम, लेकिन उसके साथ साथ नर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना भी जरूरी है। सिर्फ एक मरासले से क्या होगा, तो ये वाला मसला कि 18 नर्सेस का आप लोगों को पता चल गया, लेकिन उसके साथ साथ जो डाटा लीक हो गया है वो भी तो बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थी, देकर जा रही हैं। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ नाज़रीन, और अब मैं बात करने जा रही हूँ उस मसले के हवाले से कि जो हर साल कराची वालों को ख़ास तौर पर पेश आता है। अब सिंध हुकूमत का वफाक पर सूबे का पानी चोरी करने का इल्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पर जो हर साल और पूरा साल होता रहता है उसको हल करवाने के लिए क्या सिंध के दारुल हुकूमत के मामलात को दुरुस्त करने के लिए इमरान खान आएंगे? देखिए ज़रा कि पानी कैसे कैसे कहाँ कहाँ चोरी हो रहा है कराची वालों के लिए। कराची की बड़ी आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, लेकिन शहर कराची में पानी चोर माफिया मुनज़्ज़म अंदाज में रोजाना लाखों गैलन पानी चोरी करके फरोख्त कर रहा है। ये धंधा किस तरह किन इलाकों में चलाया जा रहा है, तमाम तर तफसीलात आज दिखाएंगे समा पोस्टमार्टम में। हम पहुंच चुके हैं मंगोपीर रोड पर, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है, औरंगी टाउन आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है हाइड्रेंट मौजूद है, हाइड्रेंट चल रहे हैं। समा टीवी आपको दिखा रहा है यहाँ पर हाइड्रेंट, गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है यहाँ पर जो है टैंकर मौजूद है, यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। ये समा टीवी आपको मनाज़िर दिखा रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये पीछे से जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। आइए जनाब, इधर बताइए गैर कानूनी हाइड्रेंट कब से चल रहा है? ये आइए। हेलो भाईजान, हेलो हेलो भाईजान, हेलो। ये आप देख सकते हैं जो कारिंदे थे हाइड्रेंट माफिया के, ये पीछे दरवाजे से निकल के भाग रहे हैं। समा टीवी आपको मनाज़िर दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है, यहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट की भरमार है। आप देख सकते हैं कराची के अंदर कहाँ है हुकूमत सिंध,
कहाँ है मुतालिका इदारे, कहाँ है एंटी थेफ्ट सेल जो बनाया है नाफिस खान ने, वज़ीर बल्दियात ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं समा की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, ये भी जनरेटर लगे हैं बड़े बड़े। यहाँ पर 2 टैंकर मौजूद हैं। समा टीवी दिखा रहा है आपको। सर आप ये बताइएगा गैर कानूनी हाइड्रेंट कहाँ पर है? यहाँ पर पीछे भी है, पीछे इलाके में भी, और भी इधर और भी बने हुए। पानी चोरी करके बेचा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ऐसी टैंकर माफिया पानी चोरी करके जो है यहाँ पर फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर ये सूरत हाल है। समा की टीम ने मनाज़िर आपको दिखा दिए। यहाँ पर हम पहुँच गए बल्दिया टाउन। यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह जगह जगह गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो काम कर रहे हैं, पानी चोरी करके फरोख्त किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे कामरान, देख सकते हैं कि टैंकर भरा जा रहा है। यहाँ पर दिन दहाड़े गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे हैं बल्दिया टाउन के अंदर। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है मालूम भी करें जो लोग हैं। थाना सामने करीब थाना भी है, आप देख सकते हैं थाना भी यहाँ पर सामने, पुलिस मोबाइलें भी खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं हम बल्दिया टाउन में मौजूद हैं, जो हमारे सोर्स ने कंफर्म किया और आपको दिखा सकते हैं। ये जो है पाइप देख रहे हैं, ये पाइप भरा जा रहा है। सामने सूरत आपके सामने है। ये बल्दिया टाउन में जो माफिया है आप कह सकते हैं। एमडी वाटर बोर्ड ने जो है एसएसपी वेस्ट को भी लेटर लिखा है, आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन जो है बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में जो है कराची शहर के अंदर ही काम हो रहा है। हम बल्दिया टाउन में मौजूद हैं, मंगो टायर में, मंगो पीर में, हर जगह तमाम इलाकों में जो है वो होके आए हैं। यहाँ पर ये काम जारी है। आगे भी और जगहों पे भी लेके चलते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल आपको दिखाते हैं। हम मौजूद हैं लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे उस मकाम पर जहाँ पर जो निज़ाम लगाया गया है पानी चोरी करके जो है। यहाँ पर जनरेटर आप देख सकते हैं, कैमरामैन आतिफ कुरैशी दिखाएंगे आपको। जनरेटर लगे हुए हैं, पानी की पाइप जा रहे हैं। पानी जो है मेन लाइनें तो चोरी करके जो है यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जोन है आगे गुलबर्ग टाउन का, वहाँ पर जो है कंपनियों में जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। ताकतवर माफिया है जो वाटर बोर्ड के ज़राए बताते हैं कि शकील महर नामी शख्स है जो कराची का पानी चोरी करके जो है इंडस्ट्रियल जोन में बेच रहा है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? कहाँ होते हैं आप? जी कहाँ होते हैं? यहाँ पे हम क्या काम करते हैं? ये चौकीदारी कर रहे हैं। जी चौकीदारी कर रहे हैं। किस चीज़ की चौकीदारी? ये जो पाइप लगे हुए हैं, ये जो जनरेटर है, ये किसने रखा है? आपको रखा किसने? तो यहाँ पे यार ये जो मुंशी लोग है, सही है। ये जनरेटर क्यों है जनरेटर? पानी हाँ लगाया है तो ये चल रहा है। कितने घंटे सप्लाई करते हैं यहाँ से पानी की? वो हमें पता नहीं, लेकिन इस तरह है कि मतलब 1-2 घंटे चला रहे हैं। ये पाइप देख लें, ये पाइप आपको दिखा रहे हैं। ये पाइप पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। जी आप देख सकते हैं, कैमरे में आतिफ दिखाएंगे आपको। ये सिस्टम भी लगा हुआ है, पूरा पानी चोरी किस तरह किया जा रहा है। अगर ये यहाँ पर मेन होल भी बनाए हुए हैं, यहाँ पर पानी स्टॉप किया जाता है, फिर मेन लाइनों के ज़रिए जो है इन्होंने नेटवर्क बिछाया पानी का। ये पानी कराची वालों के हिस्से का पानी चोरी करके जो है इंडस्ट्रियल जोन मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर जो है पानी फरोख्त किया जाता है। आप देख सकते हैं पूरे सीधे हाथ में, आप देख सकते हैं पूरे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो आप कह सकते हैं कि कारिंदे हैं वाटर माफिया के, वो यहाँ मौजूद हैं। पूरा नेटवर्क है, बड़े बड़े जनरेटर लगाए हुए हैं। लियारी एक्सप्रेस के नीचे जिस तरह पानी चोरी की जा रही है, समा सब दिखा रहा है, समा सब बता रहा है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पेट्रोल के ड्रम भी पड़े हुए हैं ताकि टैंकर जो जनरेटर हैं वो मुसलसल चलते रहें। कैमरा भी लगा हुआ है, आप दिखाएं कैमरामैन। ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरामैन दिखाएं इधर से आके। मतलब इतना जदीद नेटवर्क है कि पानी के हवाले से जो है कंप्यूटर ये दिखाएं। यहाँ पर जो है कैमरे भी लगाए हुए हैं, बहुत तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये पूरा हिस्सा आज हम समा दिखा रहा है सबको, ये किस तरह मोटरें लगी हुई हैं। यहाँ पर बड़ा डेंजर इलाका है और तरीके से जो है हम कोशिश कर रहे हैं ले जाएँ, आपको दिखाएं। हम पोस्टमार्टम में हम आपको दिखाएं। ये जो नेटवर्किंग है पानी चोरी करने की, ये देखिए
देखिए यहाँ पर जो है पानी चोरी का सिस्टम लगा हुआ है। कराची में ताकतवर शख्सियात की सरपरस्ती में पानी चोर माफिया किस तरह काम कर रहा है ये तो हमने दिखा दिया। अब सवाल ये है कि मुत्तालिका इदारे कब इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। बहुत ज़बरदस्त काम किया अली हफीज़ आपने, जहां लोग नहीं जा सकते वो सब कुछ आपने समा की स्क्रीन पर बेनकाब किया है, लोगों को दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में भी आप साथ मौजूद हैं। अली, ये 1-2 हाइड्रेंट्स तो नहीं है, ये तो पूरी 200 हाइड्रेंट्स की बस्ती है कराची जैसे शहर में। कैसे हो सकता है ऐसा? MNAs MPAs को नहीं मालूम? सिंध हुकूमत जो विफाक पर कराची के पानी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाती है, सूबे के पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाती है, उनको कैसे नहीं मालूम? ये इतना बड़ा हाइड्रेंट, यहाँ करोड़ों रुपए बन रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, कैसे नहीं मालूम इन लोगों को? बिल्कुल किरण, अगर हम ये कहें कि कराची के अंदर डर्क माफिया को जो है, मंशियात माफिया को पानी चोर माफिया ने पीछे छोड़ दिया है तो ये गलत नहीं होगा। कराची का इलाका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, ख़ास तौर पे इसके जो इलाके हैं मंगो पीर, बल्दिया टाउन, कटी पहाड़ी के पीछे इलाके हैं, जबकि जो लियारी एक्सप्रेस के जो नीचा हिस्सा है यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से जो है पानी चोरी का नेटवर्क मौजूद है। 200 हाइड्रेंट जो आइडेंटिफाई किए हैं समा टीवी ने, गैर कानूनी तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जा रहे हैं। हाइड्रेंट कोई छोटी जगह नहीं होती, बड़े बड़े टैंकर होते हैं। क्या वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह, MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान और एंटी थेफ्ट सेल जो बना है वाटर बोर्ड में, जो वजीर बल्दियात नासिर शाह ने बनाया है पानी की चोरी की रोकथाम के लिए, गैर कानूनी हाइड्रेंट खात्मे के लिए, उनको ये 200 गैर कानूनी हाइड्रेंट नजर नहीं आ रहे। हमारे जो जराए कंफर्म करते हैं। मौजूद थे प्रोग्राम में, एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतसाब अदालत की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर जाली अकाउंट स्कैंडल का और नूरियाबाद पावर प्लांट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में 30 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया। अब इस खबर के आते ही वज़ीर आला मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका चले गए। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये 1 हफ्ते के लिए अमरीका का दौरा है। मंसूर मुगैरी मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर, ये साबिक चीफ सेक्रेटरी मुराद अली शाह के खिलाफ नैब में बयान दे चुके हैं, गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ फर्द जुर्म आयद हो रही है और ऐसे में मुराद अली शाह साहब का अमेरिका चला जाना ये रूटीन का दौरा तो नहीं हो सकता? किरण साहबा, मुझे भी ऐसे लगा शुरू में कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मेरे जो सोर्सेस से जब कंफर्म किया तो उनके कोई ज़ाती घर के मामला थे जिस वजह से वो गया है और 3-4 दिनों में उनकी वापसी की तवक्को की जा रही है। लेकिन जो अंदर के मेरे सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि शाह साहब बहुत परेशान भी हैं इस रेफरेंस के हवाले से। उन्होंने मुल्क के जो नायाब किस्म के जो लायर्स हैं, जो नैब के मामलात में जो अच्छे शोहरत रखने नैब के जो हैं वकला, उनसे मुलाकातें की हैं, मशवरे किए हैं। चीफ सेक्रेटरी के बयान के बाद उसको अच्छा खासा झटका लगा है, लेकिन वो अपनी परेशानी ज़ाहिर नहीं करते हैं। आगे चल के जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब बयान देंगे तो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होगी और जो कानून माहिरीन उनका कहना है कि इसमें सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि मैं अपने नाज़रीन को दोबारा रिपीट करता चलूँ, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एजाज चौधरी साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कहा था कि मैंने मनो किया था। 3 मीटिंग्स हुए टोटल, 2 मीटिंगों में तो मैंने मुकम्मल तौर पर मुराद शाह साहब को मना किया, उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे। लेकिन तीसरी मीटिंग में उन्होंने ज़बरदस्ती नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए 9 अरब रुपए का ठेका दिलाया और उसके इंटेंशन से यानी शाह साहब परेशान तो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, कल मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।